जैन साथियों, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बाकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो पुरानी वीडियो मतलब ज़रूर देख लें। कम से कम 3 से 4 वीडियो तो अपलोड हो ही चुकी हैं। जब तक मतलब पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे तो फिर तुम्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि एक वीडियो का दूसरी वीडियो से कनेक्शन होता है या फिर एक राजवंश का दूसरे राजवंश से कनेक्शन होता है। तो अगर तुम्हें गुप्त साम्राज्य को समझना है तो उससे पहले तुम्हें मौर्योत्तर काल पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुषाण वंश स्पेशली। चलो, कौन थे गुप्त? चलो, तो ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ? आप लोगों ने कुषाण वंश पढ़ा था, और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कड़पिसिस थे। फिर उनके पोते बिम कड़पिसिस ने अच्छे से मतलब यहाँ पे रूल किया। फिर उनका जो सर्वशक्तिशाली शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क के समय पे मतलब जो कुषाणों का सबसे ज़्यादा मतलब जो विस्तार हुआ, कुषाणों का एक तरीके से जो समृद्धि का काल मतलब बोला जाता है उसको। और उसने 78 एडी में शक संवत की मतलब शुरुआत की थी। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चीन से पहले वो पराजित हुआ, फिर बाद में मतलब चीन को वो पराजित भी कर देता है। ये बहुत मतलब एक तरीके से इंडिया के लिए मतलब प्राउड मूवमेंट वाला मतलब है। लेकिन बात यह है कि फिर वो जो कुषाण वंश है वो धीरे धीरे मतलब कैसे कमजोर पड़ गया, तो मैं बता देता हूँ। कनिष्क के बाद जो शासक आए वो शासक इतने ज़्यादा अच्छे नहीं निकले। और ये बिल्कुल होता है कि हर किसी का एक क्या होता है, चरमोत्कर्ष होता है। पीक पे जाने के बाद चीज़ें मतलब डलने लगती हैं, और हर किसी वंश के साथ यही हुआ है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि पीक कब तक मतलब मामला आता है। तो ये जो गुप्त हैं, ये गुप्त मतलब कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। मगध वाले क्षेत्र में मतलब इनके पास ये जमींदारी टाइप का मतलब मामला था। लेकिन जब कुषाणों के जो अंतिम शासक थे वासुदेव, उन तक आते आते स्थिति मतलब कुषाणों की बहुत खराब हो गई थी। तो जो गुप्त हैं, गुप्त गुप्त नाम है इनका, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। और इन्होंने उपाधि ली श्री की। तो अगर प्रश्न आता है कि श्रीगुप्त कौन है, तो बोलना गुप्त है जिसने श्री की उपाधि ली। और वो कुषाणों के पहले सामंत हुआ करते थे, और उन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया, स्वतंत्र। और ये संस्थापक हो गए गुप्त साम्राज्य के। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से समझना है। और इतनी आसान भाषा में भी नहीं समझ पाओगे तो फिर कभी नहीं समझोगे। ठीक है, तो जो श्रीगुप्त हैं ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हो गए। लेकिन मैं बता दूं, देखो, जब भी किसी चीज की जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा संघर्ष से गुजरता है। तो जो भी कोई भी एम्पायर खड़ा कर रहा है वो व्यक्ति मतलब जो प्रारंभिक शासक है वो बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं हो पाएगा। उसके बाद वाले शासक हैं वो समृद्ध हो पाते हैं। लेकिन श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी घटोत्कच वो अयोग्य शासक निकल आया। तो घटोत्कच के समय पे गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष नहीं हो पाया। हालांकि तुमने जितने भी साम्राज्य देखे होंगे उनका जो सेकंड एम्परर रहा होता है वो बड़ा तगड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुम क्रिकेट देखते हो या मतलब किसी भी गेम, खासकर क्रिकेट का, तो जो ओपनर होता है वो व्यक्ति मतलब क्या है, चीजों को मैनेज करके चलता है कि नहीं यार मतलब थोड़ा सा डट के खेलना है, सेट होके खेलना है। फिर जो सेकंड डाउन पे मतलब जो सेकंड डाउन जो होता है वो व्यक्ति जम के खेलता है, क्योंकि उसको क्या मतलब जमी हुई चीजें मिल जाती हैं, उसको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो मतलब घटोत्कच है ये तो इतना अच्छा शासक सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद का जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, ये घटोत्कच का पुत्र है, इसका उत्तराधिकारी है। और इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है गुप्त साम्राज्य का। और इसके समय पे जो गुप्त साम्राज्य है उसने बहुत ज्यादा समृद्धि मतलब हासिल की। और समृद्धि हासिल करने के लिए इसने मतलब कुछ कूटनीतिक काम किए। और वो कूटनीतिक कामों में से एक था, वैशाली के जो लिच्छवी हैं उनकी राजकुमारी है कुमार देवी, इससे शादी कर ली। और इससे शादी करने के बाद क्योंकि जैसे ही मतलब उससे शादी की तो मतलब चीजें क्या होती हैं, जो मगध वाला एरिया है वो भी मतलब बड़ा, और साथ ही साथ उसको शक्ति भी मतलब मिल गई। कुमार देवी को मतलब बोला जाता है कि बहुत विद्वान मतलब महिला थी। तो इनके लिए मतलब जैसे सिक्के गुदवाए, उन पे इनका मतलब फोटो वोटो लगवाया, ये सब चीजें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मतलब चीजें यहाँ कही जाती हैं। और दूसरी बात याद रखने वाली बात यह है कि जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत की शुरुआत किसके समय पर हुई थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला मामला है। लोग लगा देते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आंसर है इसका, लेकिन इसका सही आंसर है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। भाई एक बात और, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, आप चंद्रगुप्त मौर्य से इसका मतलब मामला मत बना देना। वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ये मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहा हूँ, ये गुप्त वंश के एक
शासक हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में मतलब 319 एडी में कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था, ये जरूर याद रख लेना। और इन्होंने किससे शादी की थी? कुमार देवी से। और ये गुप्त वंश का पहला महान शासक है, या फिर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मतलब इसको बोला जा सकता है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब जरूर डाला करो। मैं क्या है, कोई मतलब ऐसा कोई अनोखी शक्ति वाला व्यक्ति नहीं हूँ, सामान्य सा इंसान हूँ। अगर कोई गलती होती है तो मैं उसमें मतलब सुधार करने की जरूर कोशिश करूंगा, है ना। तो आप लोग मतलब कमेंट में मतलब बोला करो कि सर थोड़ा सा इसको ऐसे सुधार लो, ये चीजें मतलब कर सकते हो, तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मतलब सब कुछ ठीक लगता है तो फिर तो यार शेयर कर दिया करो, थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, कमेंट कर दिया करो, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत रंग लेके आ रही है। चलो अब आगे क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त प्रथम है ना, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन मतलब कहा विंसेंट स्मिथ ने, या फिर मतलब समुद्रगुप्त उसको 100 युद्धों का विजेता बोला गया। तो समुद्रगुप्त मतलब इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। समुद्रगुप्त है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। यहीं पर रुक जाओ, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। इस वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। इस वंश का पहला महान शासक या फिर वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हर्षेण थे। कौन? हर्षेण थे। और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मतलब लिखा। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। और इसको लिखा किसने? दरबारी कवि हर्षेण ने मतलब लिखा। और इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मतलब बताया गया कि समुद्रगुप्त ने 9 राजा हराए आर्यावर्त के और 12 राजा हराए दक्षिणावर्त के, और कुल मिला के इन्होंने 100 युद्ध जीते थे। मतलब आर्यावर्त उत्तर भारत और दक्षिणावर्त दक्षिण भारत मतलब उत्तर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को मतलब पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। और 100 युद्धों का विजेता इसको मतलब बोला जाता है भाई, ठीक है। बहुत आसानी से चीजों को समझना है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या बोला है? भारत का नेपोलियन। नेपोलियन कहाँ के थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब बताना। और नेपोलियन की संज्ञा क्यों दी जा रही है समुद्रगुप्त को, ये भी आप लोगों को बताना है। जब तक आप नेपोलियन के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बता नहीं पाओगे कि क्यों। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा नेपोलियन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जरूर पढ़ना और मुझे बताना कि सर ये था मामला, ठीक है। साहित्य और संगीत में समुद्रगुप्त की बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और ये ऐसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पे बीड़ा बजाते हुए मतलब दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि समुद्रगुप्त को इंटरेस्ट रहा होगा बीड़ा वादन में। इससे पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त को संगीत में, साहित्य में, इन चीजों में मतलब रुचि रही होगी इसी वजह से। तो समुद्रगुप्त को कविराज या संगीत प्रेमी भी मतलब कहा जाता है। ये प्रश्न आते हैं पेपर में कि किस शासक को कविराज की उपाधि दी या कब कविराज कहा जाता है, तो कौन है? समुद्रगुप्त। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को अच्छे से? चलो, मोहरों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन करते हुए देखा गया है। इसका जो पुत्र हुआ, या फिर मतलब मैं ये बोलूं कि जो अगला जो शासक हुआ उत्तराधिकारी, वो हुआ रामगुप्त। मतलब समुद्रगुप्त का जो पुत्र है बड़ा वाला वो रामगुप्त है, और उससे जो छोटा वाला पुत्र है वो कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। वो बाद में कौन सी उपाधि धारण कर लेता है? विक्रमादित्य की। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बहुत आसानी से समझना है। देखो मैं नहीं समझा पाया ना तुम लोगों को, तो ऐसा नहीं कोई भी नहीं समझा पाएगा, पर मतलब ये है कि तुम समझते ना मेरी भावनाओं को, इस वजह से। चल तो समुद्रगुप्त के जो बच्चा है बड़ा वाला, या जो उत्तराधिकारी जो था वो राजा बना। क्या नाम है उसका? रामगुप्त। अब जो रामगुप्त है इसको अयोग्य शासक मतलब लिखा गया है यहाँ पे। तो ये अयोग्य शासक कैसे था? उस समय पे क्या हुआ? रामगुप्त के समय पे एक शक शासक था रुद्रसिम्हा। और रुद्रसिम्हा ने रामगुप्त के ऊपर अटैक कर दिया और रामगुप्त को पराजित कर दिया। और जैसे ही रामगुप्त को पराजित किया तो रामगुप्त के साथ उसने एक ट्रीटी साइन की, एक संधि की। और उस संधि के तहत रामगुप्त से मतलब ये बोला गया कि मुझे तेरी वाइफ चाहिए। तो रामगुप्त ने मतलब बोल दिया कि ठीक है, मैंने वाइफ दी, मुझे मतलब जिंदा छोड़ दे बस। समझ रहे हो? मतलब ये मतलब मामला रामगुप्त का था। ये चीज जब इसके छोटे भाई, रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को मतलब पता चली, तो इससे गुस्सा में मतलब रहा नहीं गया। और इसने क्या किया? इसने मतलब सबसे पहले तो रामगुप्त की हत्या कर दी। और रामगुप्त की हत्या करने के बाद इसकी वाइफ को मतलब बोला कि एक काम कर, तो उसको मतलब ये चीज उसको नहीं पता चला। किसको? रुद्रसिम्हा को नहीं पता चला। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी वाइफ को मतलब बोला कि तू उसको हाँ बोल दे, और उसको एक समय दे दिया होगा कि हाँ इतने समय पे मतलब मुझे आना है या जो भी है। और उस इसकी वाइफ की जगह पे ध्रुवा देवी नाम था उसकी वाइफ का। किसकी वाइफ? रामगुप्त की जो वाइफ है ध्रुवा देवी। तो ध्रुवा देवी की जगह पे
चंद्रगुप्त द्वितीय खुद चला गया उसके दरबार में, और उसको लगा कि मतलब ये औरत ही आई हुई है, तो उसने मतलब जो बाकी जो लोग थे सबको भगा दिया। समझ रहे हो ना, मतलब वो फीलिंग में था। और उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी मतलब वहां पे हत्या कर दी, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बन गया, और जो ध्रुवा देवी थी उसको अपनी पत्नी बना लिया। समझ में आया आप लोगों को कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आ गया तो मतलब ठीक है। आगे मतलब देखो फिर तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मतलब पूछा जाता है कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था, या फिर मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा जो मतलब पूछा जाने वाला जो मामला है वो किसका है, वो मतलब पूछा जाता है तुम्हारा कि जो यात्रियों का राजकुमार है वैनसांग, वो किसके दरबार में आया था, कहाँ का था, ऐसे करके। तो कुछ इंपोर्टेंट है, मैगस्थनीज हो गया, हेरोडोटस हो गया, या फिर मतलब हेलियोडोरस हो गया, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं, इनकी कौन सी पुस्तक थी, क्या था, तो चीजें मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो चीनी यात्री कौन है, फाहियान। फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था। और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात यह है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। नवरत्न कौन कौन थे भाई, देखो, एक तो कालिदास। कालिदास की कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी कि इनकी मतलब एक विदुषी महिला से शादी हो गई थी, और वो भी उसके साथ धोखे से शादी हुई थी। तो जब वो मतलब नाइट में बैठे होंगे तो वो मतलब वार्ता करना चाह रहे होंगे ज्ञान विज्ञान की, तो कालिदास तो ठहरे मतलब ढेठ गंवार, और ये जो ढीठ गंवार जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति से एक विद्वान महिला की शादी हो गई। तो उस विद्वान महिला ने क्या किया, उसको मतलब धक्का मारा। उसको लगा कि इसने मेरे साथ धोखे से या छल से मतलब शादी की हुई है, मैं सोच रही थी कि विद्वान है ना। कहानी तो आप लोगों ने सुन रखी होंगी, मैं फिर कभी सुनाऊंगा, अभी समय का अभाव है। तो कालिदास को उसने धक्का मारा, तो मतलब सीढ़ियों से मतलब लुढ़कते लुढ़कते मतलब वो नीचे गिर गए जाके। तो नीचे एक सरस्वती मैया का मंदिर हुआ करता था, या काली मैया का मंदिर था। तो वहां पे जब जाके गिरे तो उनकी जीभ कट गई थी। तो ऐसा बताया जाता है कि मान्यताएं हैं, अब ये मत करना कि मतलब सर ऐसा बोल रहे थे, मान्यताएं हैं कि जब वो नीचे जाके गिरे तो काली मैया को बड़ा बुरा लगा कि मतलब एक इसकी वाइफ ने सिर्फ इसको इस वजह से मतलब धक्का मारा है क्योंकि ये ज्ञानी नहीं है। तो काली मैया ने उसको ज्ञानी बना दिया, और फिर कालिदास से ज्यादा ज्ञानी कोई रहा नहीं। बहुत सारी मतलब कहानी आप लोगों ने सुन रखी होंगी कि कालिदास ने कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का समय समय पे अहंकार तोड़ा, कैसे मतलब चीजों को। कालिदास दिखने में मतलब काले थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा शार्प थी, ठीक ठीक है। तो जिसके नवरत्न में मतलब कौन कौन, कालिदास हो गया, बररुचि हो गए, बराम मेहर हो गए, घटकर पर हो गए, बेताल भट्ट हो गए, धनवंतरी बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, शंकु, छपड़क, अमर सिंह, ये इनके मतलब नवरत्न थे, इनकी दरबार की शोभा बनाने वाले मतलब व्यक्ति हैं ये, ठीक है। आगे शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, मतलब शकों को पराजित किया था इन्होंने, ठीक है। बहुत बड़ी मतलब बात थी ये। चलो आगे चल के इनका उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त, जिसे गोविंद गुप्त या महेंद्रादित्य के नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो जो कुमारगुप्त है ये फेमस सिर्फ एक प्रश्न की वजह से है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराने वाले शासक किस वंश के थे, तो आप लोग बता देना। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, बहुत आसानी से, ठीक है। इसने अपने सिक्कों पर मोर के चित्र बनवाए थे, ठीक है। किसके सिक्के बनवाए थे, मोर के, मतलब वो सिक्कों पे मोर के मतलब चित्र बनवाए थे, ठीक है। इसके दरबारी कवि थे वत्स भट्टी, और इन्होंने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। वत्स भट्टी ने किसकी, मंदसौर, यहाँ प्रयाग प्रशस्ति है और ये कौन सा है, मंदसौर प्रशस्ति, मतलब जरूर याद रखना। गुप्तकालीन शासकों में सर्वाधिक जो अभिलेख हैं वो कुमारगुप्त के मिलते हैं, मतलब 18 अभिलेख मतलब इसी के मिलते हैं। और इसका उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के मतलब जो पॉपुलरिटी का मामला है वो है हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का बचाव करना। मतलब एक तरीके से हुणों को हराने वाला जो व्यक्ति है वो स्कंदगुप्त है। हुण मतलब बहुत ज्यादा खूंखार एक जनजाति थी जो मध्य एशिया की एक ऐसी जनजाति जिसने रोमन साम्राज्य तक को मतलब तहस नहस कर दिया था। और इनके बारे में मतलब महाभारत में भी जिक्र मिलता है, रामायण तक में मतलब जिक्र मिलता है। ये जो मतलब जो हुण थे, तो ये हुणों को पराजित करने वाला जो मतलब व्यक्ति है वो कौन है, स्कंदगुप्त है। तो जरूर मतलब याद रख लेना भाई, ठीक है। बाद में जाके ऐसी कंडीशन हुई जब गुप्त साम्राज्य मतलब खत्म होने पे था, फिर हुणों ने फिर से आक्रमण किया, वो एक अलग बात है। तो हुणों को मतलब पराजित किसने किया था, स्कंदगुप्त, ठीक। जो गिरनार पर्वत पर निर्मित सुदर्शन झील है, और ये सुदर्शन झील का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से।
चंद्रगुप्त मौर्य के जो सामंत थे पुष्यभूति, उन्होंने मतलब किसका निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का। और इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार मतलब इसको फिर से मतलब एक तरीके से जीर्णोद्धार मतलब इसका करवाया, फिर से मतलब इसको रिकंस्ट्रक्शन जो करवाया वो किसने करवाया था, वो करवाया स्कंदगुप्त ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सुदर्शन झील कहाँ पे है ये लोग आप बताओगे, सुदर्शन झील कौन सी जगह पर स्थित है आप बताना। और इस वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ वो भानुगुप्त था। और भाई इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था, बल्कि स्थिति ये हुई कि जो इतना अच्छा साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य, जिसका चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखें, प्रशासनिक दृष्टि से देखें या सामाजिक, मतलब एक तरीके से ओवरऑल इसको हम गोल्डन एरा बोल सकते हैं। और फिर सांस्कृतिक दृष्टि से तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग इसको बोला ही जाता है। इस वंश में स्थिति क्या हुई लास्ट में जाके, लास्ट में जब देखो क्या होता है, परिवार बड़े होते हैं और आपस में मतलब भेदभाव भी मतलब हो जाता है और फिर परिवार टूटने लगते हैं, और यही स्थिति हुई और गुप्त साम्राज्य है ना वो दो भागों में डिवाइड हो गया। और जैसे ही कंडीशन ये होती है, जब जब मतलब परिवार टूटे हैं तब तब समृद्धि मतलब खत्म हुई है। ये वाली बात आप लोग मतलब नोट कर लेना, ये सच्चाई है। अगर 4 भाई हैं और चारों भाइयों ने क्या किया, मतलब 4 बीघा जमीन थी, एक बीघा बांट लिया, फिर वो अपना अपना देखने लग गए, तो फिर स्थिति गड़बड़ होनी है। अगर मतलब यूनिटी होती तो मतलब हो सकता था कि वो 4 में से 40 बीघा हो जाती। समझो आप इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला मामला होता है। और जब आप कमजोर रहोगे तो वो तो आपने सुना ही होगा, वो तो बिल्कुल सिंपल सा मामला है, वो कहानी आपने पढ़ी होगी सुनी होगी अच्छे से, कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके 4 बेटे थे और वो चारों बेटे क्या है आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को मतलब ये था कि मेरे मरने के बाद ये लोग पता नहीं मतलब क्या स्थिति बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ, अपने मतलब चारों बेटों को बुलाया और चारों बेटों को बुलाने के बाद उनसे मतलब बोला कि यार एक एक पहले बड़े जो बड़ा वाला बेटा उससे बोला कि ये लकड़ी देना मुझे। तो उसने मतलब दी। तो बोला कि अच्छा इस लकड़ी को भी तुम तोड़ सकते हो, तो उसने बोला बिल्कुल। तो उसने मतलब क्या तोड़ दिया तुरंत। फिर दूसरे ने यही किया, फिर तीसरे ने भी यही किया, चौथे ने भी यही किया। फिर उन्हीं जो टूटी हुई लकड़ियों को क्या किया उन्होंने गट्ठर बनाया, फिर एक एक से सबको मतलब दिया, फिर वो कोई उसको मतलब तोड़ नहीं पाया। शिक्षा सिर्फ इतनी मतलब देनी थी, जो बुजुर्ग आदमी था वो ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग मतलब एक रहे तो फिर आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगर आप लोगों की स्थिति ये रही कि मतलब अलग अलग रहे तो आपको कोई भी आके अटैक करेगा और कोई भी आपको मतलब मारेगा। और कभी एक को दूसरे से लड़ाएगा, फिर दूसरे को तीसरे से लड़ाएगा, तीसरे को चौथे से लड़ाएगा। तो मतलब आप अगर यूनिटी में रहोगे तो वो पावर है और संगठन ही शक्ति है, ये वाली स्थिति होती है। तो परिवारों का जो सर्वनाश होता है, जो परिवारों का नाश होता है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो होती है महत्वाकांक्षाएं। अगर मतलब बड़ा भाई और बड़े भाई के पास कुछ ज्यादा रह जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, भाई है अपना। छोटे भाई के पास कुछ ज्यादा रह जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, वो भी अपना भाई है। ठीक है, इसमें ये कौन सी बात हो गई कि मतलब कि भाई उसको नीचा दिखाया जा रहा है, उसको ऊंचा दिखाया जा रहा है। कोई ऊंचा नीचा वाला मामला नहीं होता है। ये सब तो आपके देखने का नजरिया है, और ये दूसरे लोगों की बातों में आके या दूसरे लोगों की वजह से आप अपने परिवारों को मतलब जो तोड़ते हो, उससे दूसरों को तो सिर्फ क्या मिलता है, संतुष्टि मिलती है, लेकिन आपकी जो चैन सुकून वो सारी की सारी समृद्धि सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस वजह से अपनों को अपनाइए और दूरों वो जो दूसरे हैं उनसे दूरियां दूरियां बनाइए। घर की बात घर के अंदर रहती है ना तब तक अच्छी है, घर की बात घर के बाहर गई वो घर घर की हो जाती है। चलो भाई देखो, तो ये जो गुप्त काल है, गुप्त काल का जो मतलब पतन का कारण बना वो यही हुआ कि गुप्त काल मतलब टूट गया आगे चल के। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जिससे मतलब जो प्रश्न आते हैं कि सती प्रथा के साक्ष्य, मतलब सती प्रथा के साक्ष्य हैं वो एरन अभिलेख से मिलते हैं। और जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त का है। किसका है ये, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इससे सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ये सागर में है, जरूर याद रख लेना। ठीक है, और अंतिम जो शासक है इस वंश का, जो मतलब विष्णुगुप्त लिखा हुआ है, और ये भानुगुप्त, ये मतलब ठीक है ये शक्तिशाली है, और ये विष्णुगुप्त मतलब अंतिम शासक है। अब कोई पूछे कि गुप्त वंश में राज की धर्म कौन सा था, तो बोलना वैष्णव धर्म था। राज की चिन्ह कौन सा था, भाई गरुण था, मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले लोग थे। और जो विष्णु भगवान की सवारी है गरुण, उसी को ही अपना राष्ट्रीय चिन्ह मतलब मानते थे। अजंता की गुफा का जो संबंध है वो गुप्त काल से रहा है, ये आप लोगों को मतलब पता हुआ। राष्ट्रकूट शासक और गुप्त शासक इनसे मतलब रहा है। तो अजंता की गुफाएं, उनमें से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 का संबंध गुप्त काल से रहा है, जरूर याद रखना। ठीक है, गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का एक चित्र उकेरा गया है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये पेपर में मतलब आता रहता है। ठीक है,
कवि कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, मेघदूतम हो गई, कुमार संभवम है, मालविकाग्निमित्रम है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का मतलब इसमें वर्णन मतलब मिलता है। ये सारी की सारी जो बहुत ज्यादा एक तरीके से इतना कालिदास के बारे में बोला जाता है कि कालिदास बिल्कुल भी मतलब ढीठ गंवार आदमी था, बिल्कुल बुद्धिहीन आदमी था, और वो फिर इतने बुद्धिमान हो गए कि कालिदास को मतलब क्या बोला जाता है, भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। ठीक है, मृच्छकटिकम नामक एक रचना है जो शूद्रक ने मतलब इसकी रचना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के बारे में तो मैं क्या बोलूं यार, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे, जितना पूछा जाए उतना पंचतंत्र की कहानियां कितना आप लोगों ने, अगर पढ़ते हो थोड़ा बहुत भी कहानियों में इंटरेस्ट रखते हो तो पढ़ो कभी पंचतंत्र, मजा आता है भाई। इसके जो रचनाकार हैं वो विष्णु शर्मा है। ठीक है, और जो आयुर्वेदिक चिकित्सक के रचनाकार है वो धन्वंतरी हैं। महागणतज्ञ और एक महागणतज्ञ हैं कौन, आर्यभट्ट, इन्होंने मतलब आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत नामक मतलब रचना की थी। किसने, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट का संबंध इन्हीं से है। और ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त को न्यूटन का अग्रगामी कहा जाता है, या फिर एक तरीके से न्यूटन को जो रास्ता दिखाने वाला मामला, या न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया था वो मतलब कौन है, वो ब्रह्मगुप्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी विडंबना भारत की एक ही है, हम अपने इतिहास को मतलब भूल गए और हम उन लोगों के पीछे मतलब चलने के लिए तैयार हो गए जो जिन लोगों ने हमारे इतिहास से सीख ले लेके मतलब आगे बढ़ने का मतलब काम किया है। अब कभी सोचना कि जब लोग हेलीकॉप्टर जैसी संकल्पना, जैसे बोलते रावण के पास विमान था तो लोग बोलते थे वाह भाई वाह, मतलब कुछ उड़ भी सकता है ऐसे करके, आज उड़ रहे हैं तब मतलब बोलते हैं कि देखो किसने बनाया, अरे भाई वो तो राइट ब्रदर्स ने बनाया, बहुत बढ़िया। बात ये नहीं है बोले कि अर्जुन के पास ऐसा मतलब बाण था या ऐसी मिसाइल थी जो मतलब एक तरीके से रिमोट कंट्रोल थी, वो वापस मतलब बुला सकता था, अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कभी हो सकता है। आज मिसाइल है नहीं जो रिमोट कंट्रोल मतलब मिसाइल है, तुरंत ऐसे गई भाई वापस कर लो, सारी की सारी बोलते भाई बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली गोली वापस नहीं आती है, दोनों आ जाती हैं भाई, मतलब टेक्नोलॉजी का खेल है पूरा का पूरा, है ना। आप पश्चाताप करो, मतलब बोलो भाई जुबान वापस, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो निकला वो निकला, आप जाके भाई बोल दो भैया गलती हो गई यार, मतलब जो भी है, और प्यार और बढ़ जाएगा, ऐसी क्या दिक्कत हो जाएगी उसमें। और जो बंदूक से निकली हुई गोली है मतलब मिसाइल है, वो बड़ी बंदूक ही तो है, रिमोट कंट्रोल है चीज़ें, मतलब बिल्कुल कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे जाना है, क्या करना है, तो ये सब चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय इतिहास को लोगों ने, जिन्होंने भी मतलब जो फायदा उठाने वाले लोग थे उन्होंने अच्छे से पढ़ा और वो चीज़ें मतलब उसका फायदा उठा गए। हमारे अशोक के अभिलेखों को मतलब पढ़ कौन रहा है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ रहा है एक ईसाई, अशोक के अभिलेखों की खोज कौन कर रहा है, ईसाई। हमारे इतिहास के बारे में हमें कौन बता रहे हैं, वो लोग। और ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने हमारे इतिहास के बारे में हमें मतलब सही से ज्ञान दिया ही नहीं हो, समझ रहे हो। संजय है, संजय मतलब उस समय पे मतलब धृतराष्ट्र के पास बैठा बैठा वीडियो कॉलिंग कर रहा है, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अपनी अंतर्दृष्टि से वो देख पा रहा है उन चीजों को। बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जब मोबाइल बनी आज मतलब वीडियो कॉलिंग, तो मतलब अमेरिका में बैठे और यहाँ पे मतलब वीडियो कॉलिंग, अभी मैं मतलब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे पास मतलब ये चीजें मतलब पहुंच रही हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी का मतलब खेल है, हो सकता है कि वो वाला जो समय रहा हो वो आज से भी बेहतर रहा हो, चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए। हमने उनका क्या मजाक बना दिया, हमने उनको मतलब एक तरीके से ऐसी चीजें हमें मतलब बोल दिया, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है। भाई हो सकता है कि अभी सारी की सारी चीजें मतलब फिनिश हो जाए और उसके बाद हमारे ऊपर भी मतलब दुनिया से बोले अरे वैसे ही मतलब मजाक बना रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को, हमें अपने इतिहास को ठीक से जानना होगा। बृहद संहिता और जो पंच सिद्धांत है इसके रचना है वो रचनाकार हैं वो बराहमिहिर हैं। बौद्ध साहित्य में दीपवंश और महावंश की जो रचना है वो इसी समय हुई। भाई देखो ये बहुत बड़ा मतलब मामला है, जैसे मैंने तुमसे बोला कि जैसे पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा था, वैदिक रिलीजन को मतलब बढ़ावा दे रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं था कि मतलब उसने क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म को मतलब बढ़ावा नहीं दिया था। आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा मतलब स्तूप बनाया था, सतनाम है, भरूत स्तूप याद आ रहा है कुछ, है ना। तो मतलब वो पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पे भी देखो जो बौद्ध साहित्य दीपवंश और महावंश की जो मतलब रचना हुई है वो गुप्त काल में हुई है। अगर ये लोग मतलब बौद्ध धर्म को फिनिश करते या कुछ भी करते तो फिर भाई ये क्यों मतलब इनको इंपोर्टेंस देते, समझ रहे हो। राजा तो कुछ भी कर सकता है ना, अगर वो मतलब उनको संरक्षण ना दे, ये अच्छी बात है। अपनी माँ को मतलब सब लोग ग्रेट बोलते हैं, लेकिन दूसरे की माँ भी ग्रेट है, हम दूसरे की माँ को मतलब गंदी थोड़ी ना बोल सकते हैं। बस यही हमारा रिलीजन है, जो रियल जो पर्सनालिटी है सनातन धर्म की, जो रियल में जैसे हम बोल सकते हैं कि मूल जो धारणा है, मूल सिद्धांत है वो यही है। हम अपना भी सम्मान करते हैं, अपनों का भी सम्मान करते हैं, और अतिथि देवो भव, उसको तो तुम देख रहे हो मतलब क्या तक मामला हो गया था।
गौहंता तक बोला गया, मतलब मेहमान को हम देवता मानते हैं। और आपने राजा मूरध्वज की मतलब कहानी सुनी होगी, उसने मेहमानों के लिए अपने बेटे तक को मतलब काट दिया। हमने मतलब यहां तक बोला कि मेहमानों के लिए अपने सबसे पवित्र, जिसे हम मां मतलब मानते हैं गाय, उस तक को मतलब मार सकते हैं। गौहंता मतलब जिसके लिए हम गाय की हत्या कर सकते हैं, इतना बड़ा मतलब मामला था। करते नहीं, वो समझ रहे हो ना, मतलब ये है एक तरीके से कि हम अपनी सबसे प्रिय से प्रिय मतलब पवित्र से पवित्र मतलब सर्वस्व कुर्बान कर सकते हैं, खुद को कुर्बान कर सकते हैं। किसके लिए? मेहमान के लिए। कोई अतिथि बन के आया हुआ है तो उस अतिथि को तो हमने मतलब कभी ये कंडीशन की ही नहीं कि उसने जो मांगा वो दिया। हरिश्चंद्र जैसे मतलब राजा हुए भारत में, मूरध्वज जैसे राजा हुए, ये सब कौन सी परंपराओं से निकले हुए लोग हैं भाई? वैदिक परंपराओं से निकले हुए लोग हैं। हमारा वो इतिहास रहा ही नहीं है भाई। ये कंडीशन नहीं है कि हम कमजोर हैं, बहुत पावरफुल है। महादेव, महादेव मतलब इतने पावरफुल, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी रहना कहां पे है? पर्वत पे। समझ में आ रहे? मतलब एक तरीके से मोह माया से दूर, मतलब उसी को तो बोला जाता है भाई, विनम्रता उसी व्यक्ति के ऊपर शोभा देती है जिसके पास अटूट पावर है। सब कुछ होने के बावजूद भी सबको नमन करने वाला जो मामला है ना, वही है विनम्र आदमी। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो बोला नहीं यार विनम्र रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। अरे तो तू तो वैसे ही विनम्र है यार, तू लड़ेगा भी किससे? समझ रहे हो? मतलब जिसके पास सब कुछ है, बहुत पावरफुल है, वो सब कुछ मतलब पलटने की ताकत रख सकता है, मतलब रुद्र है, भोलेनाथ, जिस जो प्रलय लाने की क्षमता रखता है, दुनिया नष्ट करने की क्षमता रखता है, वो इंसान कहाँ रहता है? कैलाश पर्वत पर रहता है। वो इतना भोला बन के रहता है कि उससे जिसने कुछ भी मांगा, उसको जो मांगा वो दे दिया। मतलब तो इसको बोला जाता है रियल मतलब जो सिद्धांत है, रियल पावर तो और समानता, आप है ना। तो महादेव से बढ़ के मतलब क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा हमें। पुराणों की वर्तमान रूप में जो रचना हुई वो गुप्त काल में हुई। और हाँ भाई, जरूर याद रख लेना कि हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य चाहे बहुत पहले से मतलब मिले, हड़प्पा काल से मतलब मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मंदिरों का जो मतलब निर्माण, मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो गुप्त काल में ही शुरू हुआ। मंदिर निर्माण का कार्य है वो कौन से काल में शुरू हुआ? गुप्त काल में शुरू हुआ। अच्छे से याद रख लेना। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने ही चलाए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासक ने, और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने। ये जरूर याद रख लेना। और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है सांस्कृतिक दृष्टि से। किसको? गुप्त काल को। सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का या प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें मतलब बहुत समझ में आई होंगी। और अगर मुझसे कुछ गलतियां हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मतलब आप लोग डालना, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी इफेक्टिव हो रही है या आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर मतलब शेयर करो अपने साथियों को, अपने फैमिली वालों के साथ, सबको मतलब दिखाया करो। अच्छा लगता है मुझे भी। जय हिंद, हर हर महादेव।